Hello students, my name is Pankaj Vashisht. I am a lecturer in physics from GSSS Calram Capital, and I welcome you all in today's lecture of EduSet, which is about 10th class. And in this lecture we are going to study about chapter 16, that is management of natural resources, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, उसके प्रबंधन के बारे में, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या चीज। तो बच्चों, जैसे आपने पिछले पाठ में हमारा पर्यावरण पाठ पढ़ा, उसमें हमने हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों के बारे में पढ़ा, और कक्षा 9 में भी आपने इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में पढ़ा है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या चीज है? वो संसाधन, वो रिसोर्सेज, वो सुविधाएं जो हमें प्रकृति ने खुद ही प्रदान की हुई है, जो कि एक गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उपहार है हमारे लिए। उन संसाधनों को, उन सुविधाओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और जो सुविधाएं मानव द्वारा निर्मित हैं, जो हमने खुद बनाई हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? जरा अपने पर्यावरण पे गौर कीजिए। तो सबसे पहली बात आती है मृदा, यानी कि मिट्टी। नंबर 2 पे है वनस्पति, या हम कह सकते हैं पेड़ या वृक्ष, और हम इसको क्या कह सकते हैं? वन। तीसरा है वायु, जल, और भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमें सृष्टि के द्वारा या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन सभी चीजों को प्रकृति अपने आप एक चक्र के द्वारा बार बार निर्मित भी करती रहती है। तो ये संसाधन वो हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, और प्रकृति ही इनको बना पाए जाएंगे, उतना ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधन जो कि हमारे लिए बहुत काम की चीज थी, वो लगातार कम होते जा रहे हैं और दूषित हो जा रहे हैं। जैसे एक और हम पढ़ते हैं कोयला या पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही है। और इन संसाधनों को बनने में हजारों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। हजारों वर्ष, करोड़ वर्ष लग जाते हैं कोयला निर्मित होने में, पेट्रोलियम निर्मित होने में। मृदा का दोबारा से उपजाऊ बनने में भी बहुत समय लगता है। और क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों का उपयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उस कारण से प्राकृतिक संसाधन अब हमारे पास सीमित मात्रा में होते जा रहे हैं। हालांकि हम कोशिश कर सकते हैं कि ये संसाधन हमारे पास एज इट इज, जैसे हैं वैसे रहें, दूषित ना हो। दूषित कैसे होते हैं बच्चे प्राकृतिक संसाधन? कैसे होते हैं? सोचो जरा। अब पेड़ है, वन है, मिट्टी है, मिट्टी से लेते हैं। फिर सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम मृदा से। जैसे आपने कोई भी चीज खाई, कोई आजकल सभी पैकिंग कैसी आती है? प्लास्टिक पेपर में, या आपने देखा हो सिल्वर फॉइल जो होता है, एल्युमिनियम फॉइल, वो भी पैकिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
पॉलीथीन, प्लास्टिक और सिल्वर फॉइल जो है ऐसी चीजें हैं जो कई वर्षों तक मिट्टी में एज इट इज यूं की यूं रहती हैं। उनको वो डिकम्पोज नहीं होती, टूटती नहीं है। जो सिंपल कागज है आपका वो तो मिट्टी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, जो सिल्वर फॉइल है, ये सब मिट्टी में यूं के यूं बने रहते हैं। जो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं उसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, हमारी खराब हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम। तो हो गया मृदा प्रदूषण। हमने मिट्टी को क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। ऐसे ही वायु के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे व्हीकल्स यानी कि जो आप यातायात के साधन, ट्रक, बस, स्कूटर, गाड़ी, आजकल हर इंसान अपनी गाड़ी, अपने स्कूटर से चल के जाता है, तो उससे निकलने वाले धुआं और उससे निकलने वाली जहरीली गैसें, कौन कौन सी है जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, जहरीली गैसें हैं जो हमारी वायु में, हमारे वातावरण में घुल जाती हैं और वायु को क्या बना दिया उन्होंने, दूषित बना दिया। पेड़, वन, लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण ये पेड़ काटते जा रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वन की संख्या जो है कम हो गई है पृथ्वी पर, बजाय के पिछले वर्षों से अगर आप उठाकर देखें कोई आंकड़ा तो उसके तुलना में आज के समय में सिर्फ 1/3 वन बच गए हैं। क्या कारण है उसका? वन कम होने का कारण भी यही है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हम उन पेड़ों को काटकर, उन वनों को खत्म करके वहां पर बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। तो पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी तो क्या होगा, प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा। अब ये जो जहरीली गैसें थी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या पेड़ों के द्वारा सोखी जाती थी, वनों के द्वारा सोख ली जाती थी। लेकिन अब जब वन ही कम हो जाएंगे, पेड़ कम हो जाएंगे, तो इन गैसेस को कहाँ खत्म करेंगे हम? तो ये सब क्या होंगी, हवा में ही घुलती रहेंगी और हमारे वातावरण को दूषित करती रहेंगी। तो दूसरा आता है जल। अब जल जो है तालाब, नदी और हमारी होली रिवर जिसे हम कहते हैं गंगा, गंगा नदी के बारे में आपने सुना हो कि एक बहुत बड़ी योजना चलाई गई थी, गंगा सफाई योजना। इन सभी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। एक बहुत विशेष बात जो आप सभी बच्चों ने भी सुनी होगी कि गंगा के जल को साफ किया जाए। सरकार द्वारा भी एक योजना चलाई गई थी, गंगा सफाई योजना। क्यों चलाया गया था? क्योंकि गंगा के जल में एक सूक्ष्म जीवाणु पाया गया था जिसका नाम है कोलीफॉर्म, जो कि मानव की आंत में भी पाया जाता है, कोलीफॉर्म। तब क्या सोचा गया कि गंगा के जल को साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पानी पीने से इस जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी और जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और ऐसी ही एक और योजना केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में भी चलाई गई थी और उस योजना का उद्देश्य भी गंगा के पानी को प्रदूषण मुक्त करवाना था और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था नमामि गंगे योजना। इस योजना के अंतर्गत गंगा के पानी को साफ किया गया था। यहाँ हम कह सकते हैं कि मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट है ये जल प्रदूषण, और ऐसे ही बहुत सारे संकट जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, इन सभी संसाधनों के लगातार उपयोग और लगातार प्रदूषित होते चले जाने के कारण आज की मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो इस खतरे को कम करने के लिए और पूरी तरह दूर करने के लिए आइए हम पढ़ते हैं कि क्या उपाय हमें करने चाहिए। और भी बहुत सारी नदियां हैं, यमुना, सरस्वती और बहुत सारी नदियां, कावेरी नदी, ये सभी नदियों का पानी दूषित होता जा रहा है। किस कारण से? क्योंकि लोग इसी जल से नहाने का काम, कपड़े धोने का काम, या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है उनका जो दूषित कचरा सारा का सारा कहाँ बहा दिया जाता है? पानी में बहा दिया जाता है, और यही पानी फिर बड़ी नदियों में मिल जाता है, तो वो पानी भी क्या हो गया? दूषित हो गया। सभी फैक्ट्रीज का जो दूषित केमिकल्स वाला जो कचरा था वो जब मिल जाएगा पानी में, तो वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी क्या हो जाती है? कम, बहुत ही खराब हो जाएगी, और उस पानी को पीने से हम सब भी क्या हो रहे हैं?
बीमार हो रहे हैं। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन लगातार दूषित होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम और आप मिलकर कुछ उपाय ऐसे करें कि इनका जो प्रदूषण है वो कम से कम हो, तो हमारे आने वाले वर्षों में, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बहुत अच्छा वातावरण कायम रख सकते हैं, जैसा कि हमें अपने पूर्वजों से मिला है। आप खुद देख सकते हैं कि दिनों दिन, साल दर साल, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आजकल आपने देखा हो स्मोक, सुना है ना? स्मोक क्या है? सर्दियों में तो इसकी बहुत भारी दिक्कत है। ये क्या चीज है? स्मोक प्लस फॉग। सर्दियों में मौसम कैसा होता है? धुंध होती है। और साथ में अभी अभी आपने देखा हो, अभी फसलें कटी थी और उन फसलों को जला देते हैं किसान, तो वहां पर बहुत धुआं इकट्ठा हो जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट के आसपास खेतों को जलाया गया है, जिस स्टेट में जलाया जाता है, वहां धुआं क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये धुआं और ये धुंध मिलकर क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। और इस स्मोक में सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। अब जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो सांस लेने से जुड़ी हुई बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलेगी। तो हम क्या करें? अब सवाल ये उठता है कि ये तो जो हो रहा है सो हो रहा है, कौन कर रहा है? ये वो भी हम ही कर रहे हैं। इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रदूषण के लिए, और हम ही हैं जो इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या उपाय करने चाहिए? कैसे इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वो सब अब हम आगे पढ़ेंगे, ताकि उन उपायों के जानने के बाद मैं, आप, हम सब उन उपायों को, छोटे छोटे उपाय हैं जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, हम अपने से शुरू करेंगे और इस प्रदूषण को कम से कम करने में सहायता करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी जो हमारे रोज के जीवन में हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हमने ये बात तो जान ली कि इन सभी संसाधनों का प्रदूषण बढ़ रहा है। ये स्थिति जो है बहुत ही विचारणीय है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। लगातार उपयोग के कारण इनका अधिक उपयोग और लगातार उपयोग ही जो है इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। अब इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है कि जो स्थिति है इसे हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं, हम सकते हैं। कैसे? आइए पढ़ते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो जिन समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा अभी, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई समस्याएं, उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए आपको और हमें इस 3R को अपनाना होगा। अब ये 3R क्या चीज है, इसे विस्तार से हम पढ़ें। R में सबसे पहला आता है रिड्यूस, नंबर 2 पे है रीयूज और नंबर 3 है रिसाइकिल। रिड्यूस क्या चीज है? रिड्यूस का अर्थ है कम उपयोग। मतलब जिन चीजों का अननेसेसरी, बिना किसी आवश्यकता के इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका उपयोग कम किया जाए। ये सब आप बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे बिजली का कम उपयोग। अब आपने देखा हो कहीं पर नल खुला हुआ है, उसे बंद कर दिया जाए। खुले हुए नल को, बहते हुए पानी को अगर हम बंद कर दें तो पानी की क्या होगी? बचत होगी। कहीं पर लाइट और पंखा, आप खाली कमरे में देखेंगे लाइट और पंखा चलता रहता है। बहुत बार हम उठ के चले जाते हैं कमरे से जब हमारा काम हो चुका है और हम लाइट और पंखा को बंद करना भूल जाते हैं। तो अगर आप इस छोटी छोटी बात को ध्यान में रखें कि लाइट का उपयोग भी कम, कि जहां पर लाइट या फैन एक्स्ट्रा ओपन है, चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चल रहे हैं, वहां उनको आपने स्विच ऑफ करना है। किस लिए? ताकि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सेव की जा सके। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कोयला और पानी, जल से भी बिजली बनती है, इन सब का उपयोग किया जाता है। इन सब से बिजली बनाई जाती है, कोयले से, पानी से, और भी बहुत तरीके हैं बिजली को बनाने के। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम उपयोग करेंगे
लेस यूज करेंगे तो हमें कम संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। अब संसाधन कम खर्च होंगे तो वो बच जाएंगे आगे के वर्षों के लिए, आगे के कई सालों के लिए, ताकि हम उनका उपयोग कर सकें। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जलने वाले वो कम वाट के लगाए जाएं। जैसे 40 वाट की जगह अगर आप 15 वाट की ट्यूब से काम कर सकते हैं तो उसको लगाएं, ताकि पावर का जो है वेस्टेज ना हो। तीसरा, फूड कि जो खाना हम खाते हैं वो उतना ही लें प्लेट में जितना कि हमें जरूरी है, जितनी भूख है। अब बहुत से शादी और फंक्शंस में हम देखते हैं कि लोग प्लेट को भर लेते हैं और खाते नहीं है उसको, आधा खाएंगे और आधा फेंक देंगे, तो वो दैट इज ऑल्सो अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का गलत उपयोग है वो। तो उसको बनाने में उस तरह इस्तेमाल किया गया है, खाने को बनाने में भी गेहूं है, चावल है, ये सभी भी क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के, अब और भी बहुत सारे बात ऐसी हैं, जैसे डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट मत कीजिए, एक्स्ट्रा पेपर यूज मत कीजिए, कम से कम पेपर। आप प्रिंट आउट निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बहुत प्रिंट आउट ले लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी से, बुक से कागज फाड़ फाड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं, उससे गंदगी तो फैलती है, साथ में पेपर का मिस यूज हो रहा है। और आपको पता हो पेपर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन कट रहे हैं, ट्रीज से, पेड़ों से कागज बनाया जाता है। तो जितना ज्यादा पेपर इस्तेमाल होगा उतने ही ज्यादा पेड़ क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो पेपर का यूज भी ऐसा नहीं है कि यूज तो करना पड़ेगा, अब हमें काम करना है, बट इसको कम से कम वेस्ट करें, डू नॉट वेस्ट पेपर। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होती चली जाएगी और हमारे लिए आगे आने वाले सालों में सुविधा रहेगी। अब आइए सेकंड पढ़ते हैं, रीयूज। तो रीयूज में क्या, रीयूज से क्या मतलब है, पुनः उपयोग, किसी भी संसाधन का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला आ गया इसमें पेपर। अब आपने सुना हो कि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, से नो टू पॉलीथीन। एंड प्लास्टिक की चीजों पे भी सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि नो कहें, इसको प्लास्टिक और पॉलीथीन को यूज ना करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिकम्पोज नहीं हो पाते। मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे, पानी में जाएंगे तो पानी को प्रदूषित कर देंगे, इनके अंदर केमिकल्स भी होते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट और हम सब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों चीजों का यूज कम से कम हो। इसकी जगह आप पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बैग कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में और पानी में घुल जाते हैं। अब जब आप किसी भी पेपर से बने हुए बैग को यूज करते हैं, मार्केट से आप कोई सामान लाते हैं, तो उस थैले को आइदर इट इज ऑफ पेपर और जूट, या तो आप एक जूट का थैला ले लीजिए और उसी थैले को बार बार यूज कीजिए। जब भी मार्केट जा रहे हैं उसी में आप सामान लेकर आए, उससे क्या होगा, एक तो खपत कम होगी, दूसरा प्रदूषण नहीं फैलेगा, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पेपर बैग या कोई बॉटल है, कांच की बॉटल है, कोई भी आप पैकिंग लेते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी बजाय आप उसको साफ करके अपने घर पर रख लीजिए और उसको फिर से किसी और चीज के लिए, कहीं आपको कुछ और, कहीं बाहर जाना है, उसमें कुछ डाल के ले गए, तो इस तरह से उसका आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस चीज के साथ एक कंटेनर फ्री आता है, इट इज और जार फ्री आता है, कांच का बना हुआ है, किसी लोहे का डब्बा है, तो उसको अपने पास रख लीजिए। उसको और चीजों, दाल है घर में, नमक है, चीनी है, उन सबको डालने के लिए उस कंटेनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको, रीयूज, पुनः उपयोग, कि एक डब्बे को, एक पैकिंग को, या कोई भी चीज है उसको आप एक बार यूज करके फेंके नहीं, उसको बार बार यूज करें जब तक वो आपके काम का है, ताकि हमें नई चीजें ना खरीदनी पड़े, एक चीज का हम पुनः उपयोग, बार बार उपयोग कर सके। तीसरा आता है रिसाइकल, पुनः चक्रण, कि ऐसी चीजों का उपयोग करें जिनका, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना रोज,
घर पे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद हम रद्दी बना देते हैं, कहते हैं कि रद्दी है। पेपर का इस्तेमाल करके आप उसको वेस्ट बनाने की बजाय उससे अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। वॉल हैंगिंग, दीवार पे लटकाने वाली, या कोई डेकोरेटिव बना सकते हो घर में रखने का, या आप उससे एनवेलप बना सकते हैं और लिफाफे भी बना सकते हैं कोई सामान डालने के लिए न्यूज़पेपर पे। तो उसको वेस्ट ना करें, या तो उसको किसी ऐसे इंसान को दे दें जो इन सब चीजों को बनाता हो, या आप घर पे भी बना सकते हैं बजाय कि उसको वैसे ही वेस्ट करने की। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया पेपर से बनी हुई कोई भी चीज, कागज से बनी हुई, गत्ते से बनी हुई कोई चीज, तो उसका आप इस्तेमाल बार बार करें, पुनः चक्रण, उसको रिसाइकल करके नई शेप दे दें, नया आकार दे दें, और एक नई चीज आपको वेस्ट मैनेजमेंट जो है करना है, ताकि हम वेस्ट को फिर से यूज कर सके। वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कचरे को दो तरह से, गीला कचरा और सूखा कचरा, दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दें, या उसको बायोडिग्रेडेबल कि वो घुलने वाला है या नहीं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो कैटेगरीज में अलग अलग बांट दें। तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारे काम का है और कौन सा हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इन 3 आर को अपने जीवन में उतार लें, इन 3 आर को अपना लें, तो हम अपने प्रदूषित होते हुए वातावरण को बचा सकते हैं और अपने पर्यावरण को और सुखी बना सकते हैं। तो आप सब याद रखेंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। तो अब बात ये उठती है कि हम रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों करें। अब प्रत्येक बच्चा, हर एक इंसान अगर ये सोचने लग जाए कि मैं ये काम क्यों करूं, कि मुझे क्या जरूरत है इन सब झमेलों में पढ़ने की, इस बात को याद रखने की, 3R जो मैंने आपको भी बताया, 3R को याद रखने की मुझे क्या जरूरत है। अगर मैं ये सोचूं या आप ये सोचे, तो आपको बता दूं बच्चों कि जितने भी आपके पास टॉयज, खिलौने, जितने भी आपके पास बुक्स, जितने भी आपके पास क्लोथ्स, कपड़े, और सबसे ज्यादा फूड यानी कि भोजन, ये 4 चीजें तो हम सबको चाहिए, सबकी रोज की जिंदगी की जरूरतें हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम बिजली के बिना आज के समय में रह सकते हैं, वाटर, और सबसे जरूरी एयर, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। तो ये सब हमारी जरूरतें हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ये जो चीजें हमें मिल रही हैं वो भी इन्हीं संसाधनों से। बुक्स जो है सारी कहाँ से, ट्रीज को, पेड़ से हमें कागज मिलता है, वहां से बनती है। तो अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन नहीं करेंगे, इनके प्रदूषण को कम नहीं करेंगे और इसके अधिक उपयोग को भी कम नहीं करेंगे, हमने क्या करना है कि अधिक उपयोग ना हो, जरूरत जितनी है उतना ही इसको इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा आज के टाइम में ड्रॉबैक यही है कि हमें जितनी आवश्यकता है उससे अधिक इस्तेमाल करते हैं। हम कॉपीज का मिस यूज करते हैं, इतनी इतनी कॉपीज खाली छोड़ देते हैं, पेजेस का मिस यूज करते हैं, व्हाइट पेपर का, और क्लोथ्स का, खाने को वेस्ट करते हैं। तो ये सब बातें हमसे ही जुड़ी हुई हैं और हमें ही इन्हें सुधारना है। इसीलिए ये सवाल उठा कि कैसे किया जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हमारे लिए जरूरी है, ताकि हमारे आसपास के सभी वर्गों के लोग और हमारे बाद आने वाली सभी पीढ़ियां इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का भी उतना ही फायदा उठा सके जितना फायदा हमने उठाया है। इसलिए हम सबको जब ये बात पता है कि हम कैसे कम कर सकते हैं इनका प्रदूषण और क्या क्यों करना चाहिए, ये भी हमारी समझ में आ रहा है, तो हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इस मुहिम में, इस मिशन में हमारा साथ देंगे और इस बात को अच्छे से फॉलो करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये जो 3R वाला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3R, कि 3R क्या है या 3R से जुड़े हुए शब्दों को एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आता है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। क्या क्या था ये, कम उपयोग, नंबर 2 था पुनः उपयोग,
और नंबर 3 था पुनः चक्रण। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लें और इसको अपने जीवन में भी जरूर उतारें।